नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम ह्यूमन पर्सनालिटी यानी इंसानी शख्सियत के इस बहुत ही फैसिनेटिंग सफर पर चलेंगे। हम अक्सर लोगों के व्यवहार को आसानी से अच्छा या बुरा बोल देते हैं, राइट? लेकिन सच तो ये है कि इंसानी व्यवहार एक बहुत ही विशाल स्पेक्ट्रम पर मौजूद है, रोजमर्रा की आम आदतों से लेकर कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल कंडीशंस तक। तो आज का हमारा उद्देश्य इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम आसान और क्लियर तरीके से डिकोड करना है। शुरू करें? तो आज का हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि आखिर नॉर्मल पर्सनालिटी क्या होती है। दूसरा, हम बात करेंगे ओशन पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तीसरा, डिसऑर्डर्स को समझने के लिए टाइड फ्रेमवर्क को देखेंगे। चौथा, हम इन DSM क्लस्टर्स को नेविगेट करेंगे और आखिर में बात करेंगे ट्रीटमेंट की असलियत पर। एकदम बेसिक से शुरू करके बिल्कुल प्रैक्टिकल और उम्मीद भरी जानकारी तक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, डिफाइनिंग नॉर्मल पर्सनालिटी। देखिए, किसी भी डिसऑर्डर या बीमारी को समझने से पहले ना ये तय करना बहुत जरूरी है कि आखिर एक नॉर्मल या सामान्य पर्सनालिटी होती क्या है। अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें तो पर्सनालिटी आखिर है क्या? ये उन व्यवहारों, सोचों और भावनाओं का एक लगातार यानी कंसिस्टेंट पैटर्न है जो हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई देता है। मतलब आप दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते वक्त कैसा बिहेव करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। ये आपका किसी एक दिन का मूड या क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ जुड़ने का आपका एक लंबा और स्थायी तरीका है। अब सदियों से इंसानों ने पर्सनैलिटी को अलग अलग डिब्बों या कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की है। याद है वो 4 ह्यूमर्स वाला पुराना कॉन्सेप्ट, या फिर आज के दौर का पॉपुलर मायर्स ब्रिग्स टेस्ट। ये सब लोगों को स्पेसिफिक बकेट्स में डालते हैं कि या तो आप इस बकेट में पूरी तरह फिट है या बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहती है? वो इससे बिल्कुल अलग है। मॉडर्न साइंटिफिक कंसेंसस मानता है कि पर्सनैलिटी एक डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है। ज्यादातर लोग इन एक्सट्रीम्स पर नहीं होते, बल्कि इस स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं आते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को मापा कैसे जाता है? ये ले आता है हमें हमारे दूसरे हिस्से पर, द ओशन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इसके लिए किस साइंटिफिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। इस यूनिवर्सली वैलिड फ्रेमवर्क को हम ओशन मॉडल या बिग 5 ट्रेट्स कहते हैं। ये 5 ऐसे गुण हैं जो हर कल्चर में और पूरी जिंदगी सेम रहते हैं। चलिए इन्हें आसानी से समझते हैं। ओ का मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी नए विचारों और आर्ट के लिए आप कितने खुले हैं। सी से है कॉन्शियसनेस, जो दिखाता है कि एक इंसान कितना अनुशासित या गोल ओरिएंटेड है। फिर आता है ई यानी एक्सट्रोवर्जन। यहाँ लोग बाहरी दुनिया से जुड़कर मेंटल एनर्जी पाते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर रिचार्ज होते हैं। ए का मतलब है अग्रीएबलनेस, जिसका अर्थ है दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना। और आखिर में एन यानी न्यूरोटिसिज्म, जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति गुस्सा या चिंता जैसी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के मुकाबले कितना ज्यादा महसूस करता है। पर यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है। इनमें से कोई भी ओशन ट्रेट अपने आप में कंप्लीटली अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये धारणा स्टिग्मा को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हमें लगता है ना कि अग्रीएबलनेस होना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन हाई अग्रीएबलनेस वाले लोग आसानी से पीयर प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। उसी तरह हाई न्यूरोटिसिज्म होने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान अंदर से बुरा है। हर एक ट्रेट के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो नॉर्मल वेरिएशंस तो हमने समझ लिए, पर अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द टाइड ऑफ डिसऑर्डर्स। आखिर ये सामान्य ट्रेट्स एक क्लिनिकल डिसऑर्डर कब बन जाते हैं? इसको समझने के लिए हम टाइड एक्रोनिम का इस्तेमाल करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स तब उभर कर आते हैं जब यही सामान्य ट्रेट्स इनफ्लेक्सिबल, डिसेबलिंग और एक्सट्रीम हो जाते हैं। देखिए, आमतौर पर हमारी पर्सनालिटी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे एक एक्सट्रोवर्ट इंसान जरूरत पड़ने पर शांति से अकेले भी वक्त बिता सकता है। लेकिन डिसऑर्डर तब होता है जब ये फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक इम्पल्सिव इंसान अगर हर सिचुएशन में, चाहे वो ऑफिस हो या कोर्ट रूम, इम्पल्सिव ही रहे, तब उसका व्यवहार इनफ्लेक्सिबल और एक्सट्रीम बन जाता है। यहाँ पर इस टाइड के डी यानी डिसेबलिंग एलिमेंट पर खास ध्यान देना जरूरी है। कोई ट्रेट डिसेबलिंग तब होता है जब उसका सीधा और बुरा असर इंसान के सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन पर पड़ने लगे। इन एक्सट्रीम ट्रेट्स की वजह से रिश्ते टूटने लगते हैं, भयंकर स्ट्रेस होता है और वर्कप्लेस पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेशेंट्स क्लिनिक में आकर ये नहीं कहते कि मेरी पर्सनालिटी खराब है। वो आते हैं इस पूरे केओस और डिसफंक्शन से पैदा होने वाली चिंता और डिप्रेशन की शिकायत लेकर।
अब इस क्लिनिकल दुनिया की रियलिटी को ठीक से समझने के लिए हमारे चौथे हिस्से पर आते हैं, नेविगेटिंग द DSM क्लस्टर्स। देखते हैं कि अमेरिका में इन डिसऑर्डर्स को आखिर डायग्नोज और क्लासिफाई कैसे किया जाता है। यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे समझना काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे पास साइंटिफिक ओशन ट्रेट्स हैं जो एकदम वैलिड और मॉडर्न है, और दूसरी तरफ क्लिनिकल दुनिया में इस्तेमाल होने वाला DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, जिसकी कैटेगरीज काफी हद तक पुरानी और आउटडेटेड ट्रेडिशनल थ्योरीज पर आधारित हैं। सोर्स मटेरियल इसे एक खराब घड़ी की तरह बताता है जो दिन में 2 बार सही वक्त तो दिखाई ही देती है। DSM के कुछ डायग्नोसिस ओशन से बिल्कुल मैच करते हैं, पर बाकियों का साइंटिफिक फाउंडेशन थोड़ा कमजोर है। फिर भी ये एक क्लिनिकल स्टैंडर्ड है, तो हमें इसे जानना पड़ता है। और DSM में इन 10 अलग अलग डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में बांटा गया है। इन्हें याद रखने का एक बड़ा ही कमाल का पार्टी मेटाफर है, जरा ध्यान से सुनिए। क्लस्टर A है वियर्ड क्लस्टर, जिसमें पैरानॉइड और शिजॉइड आते हैं। अगर इन्हें पार्टी में बुलाया जाए ना, तो ये इनविटेशन को पास कर देंगे, क्योंकि इन्हें सोशल इंटरैक्शन से बचना होता है। फिर आता है क्लस्टर B यानी वाइल्ड क्लस्टर, जिसमें बॉर्डरलाइन और नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर्स हैं। ये पार्टी में तो आएंगे, पर अपने अग्रेसिव और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर की वजह से आगे के लिए हमेशा को बैंड हो जाएंगे। और आखिर में क्लस्टर C वरीड क्लस्टर, इसमें डिपेंडेंट और OCD शामिल हैं। ये पार्टी में जरूर आएंगे, पर अपनी एंजाइटी और चिंता की वजह से पार्टी का मूड डेड ऑन अराइवल यानी DOA कर देंगे। है ना कमाल का और आसान तरीका इन्हें याद रखने का। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, द ट्रूथ अबाउट ट्रीटमेंट। इन डिसऑर्डर से जुड़े स्टिग्मास को थोड़ा तोड़ते हैं और जानते हैं कि इलाज को लेकर सच्चाई क्या है। 10% नॉर्मल आबादी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का बेस रेट लगभग 10% है। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है, जो साफ बताता है कि ये समस्या आबादी में कितनी आम है। लेकिन डर और इन लेबल से जुड़े स्टिग्मा की वजह से बहुत से लोगों की कभी सही पहचान ही नहीं हो पाती, और ये कंडीशन बड़े पैमाने पर अंडर डायग्नोस रह जाती है। और जब बात क्लिनिकल सेटिंग्स की आती है, तो हालात और भी सीरियस हो जाते हैं। साइकियाट्रिक क्लिनिक्स में आने वाले करीब 33% यानी 1/3 पेशेंट्स किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो उसके साथ उनकी एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी दूसरी समस्याओं का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप रूट कॉज पर ध्यान ना दें, तो सिर्फ ऊपरी इलाज कैसे काम करेगा। अगर हम इनकी एक आयु चक्र यानी टाइमलाइन को देखें, तो बचपन में ही इसके शुरुआती संकेत और ट्रेट्स दिखने लगते हैं। टीनेज तक आते आते पैटर्न्स एकदम क्लियर उभर आते हैं। हालांकि डॉक्टर्स आमतौर पर 18 साल की उम्र से पहले डायग्नोसिस देने से हिचकिचाते हैं, ताकि किसी पर परमानेंट लेबल न लग जाए। पर इस सब में सबसे अच्छी खबर क्या है पता है? मिडिल और लेटर एडल्टहुड आते आते इनकी सिवियरिटी नेचुरली अपने आप ही लेवल ऑफ यानी कम होने लगती है, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अनट्रीटेबल डिसेबिलिटी की कोई उम्र कैद नहीं है। ये कोई लाइफ सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। एक समय पर माना जाता था कि पर्सनालिटी एक बार बन गई तो कभी बदल नहीं सकती, लेकिन नई रिसर्च हमें साफ बताती है कि पर्सनालिटी पूरी जिंदगी लचीली और मैल्यूएबल रहती है। बहुत से पेशेंट्स एक वक्त के बाद उन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते। ये वाकई उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। तो चलिए अब इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। देखिए, इन स्थितियों पर उतनी रिसर्च नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन साइकोथेरेपी इनका सबसे प्रभावी और प्राइमरी इलाज है। जैसे बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर के लिए DBT यानी डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। इसके साथ ही सहानुभूति के साथ दी गई साइको एजुकेशन पेशेंट्स को एक ऐसा फ्रेमवर्क देती है जिससे वो अपनी खुद की तकलीफ को समझ सकें। लॉन्ग टर्म बदलाव आसान नहीं होता, इसके लिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर एक बात तय है, एक सही डायग्नोसिस चिंता को कम करता है और प्रभावी ट्रीटमेंट के लिए सारे रास्ते खोल देता है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी और थोड़े गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा इस पर विचार कीजिएगा। अगर इंसान की पर्सनालिटी सच में पूरी जिंदगी फ्लूइड और परिवर्तनशील रहती है, तो क्या एक सहानुभूति भरा और सही डायग्नोसिस किसी व्यक्ति को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी दोबारा से बनाने की ताकत नहीं दे सकता? ये एक ऐसी सोच है जो स्टिग्मा से आगे बढ़कर प्रॉपर साइकियाट्रिक केयर और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग की असली ताकत को दर्शाती है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस जटिल टॉपिक को समझने का एक नया और पॉजिटिव नजरिया मिला होगा। ऐसी हमेशा नई चीजें सीखते रहिए और समझते रहिए।